राजनीति की लड़ाई में शब्दों का खेल समझाते हैं, जाति की लड़ाई में शब्दों का झांसा समझाते हैं, पर जाति के आंकड़ों की बाजीगरी का सबसे बड़ा बाजीगर कौन? जाति या सियासी दल? मित्रों नमस्कार, मैं हूं सचिन चतुर्वेदी। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो हमारे आने वाले कल से जुड़ी है। चित्रकूट से हमारे सहयोगी व न्यूज एनालिस्ट सौरभ द्विवेदी, जो लगातार कई वर्षों से लिखने के साथ सामाजिक व राजनीतिक चिंतन करते रहते हैं, राजनीति पर उनकी समझ से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए आज उनके शब्द मैं आपके सामने बताने आया हूं। तो शुरू करते हैं। अचानक से बसपा को फिर क्यों याद आने लगे ब्राह्मण? सन 2007 में ब्राह्मणों से सियासी फायदा लेने वाला दल 2012 में कैसे पहुंच गया नेपथ्य में? आखिर कोई तो वजह रही होगी। ब्राह्मणों की नाराजगी या बसपा सरकार की बड़ी खामियां? वैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में मायावती आज भी याद की जाती हैं, लेकिन सरकार के रहते हुए ब्राह्मणों ने वो सम्मान नहीं पाया जिसका हकदार ब्राह्मण था। लेकिन अब उसे प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में ढूंढ ढूंढ कर पुकारा जा रहा है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन के पीछे भी बड़ा रहस्य है। याद कीजिए, हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जाति के नाम पर पार्टियां कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती। मतलब सीधा सा है कि जाति के नाम से सम्मेलन असंवैधानिक है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। वैसे भी संविधान भेद करने की आज्ञा नहीं देता। इसका तोड़ राजनीतिक दलों ने चुनावी जीत के लिए निकाला और नाम दे दिया प्रबुद्ध सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। अब बड़ा सवाल है कि प्रबुद्ध है कौन? क्या ब्राह्मण वास्तव में प्रबुद्ध है? क्या ब्राह्मण होना प्रबुद्ध होना है? फिर शिक्षित और साक्षर में जैसा अंतर है, वैसा अंतर क्या राजनीतिक दल जाति के आधार पर जातियों के बीच समझते हैं? यह बड़ा सवाल है सियासी सुरमाओं से। क्या आज का युवा प्रबुद्ध है? स्वामी विवेकानंद जैसे युवा का उदाहरण देने वाले राजनीतिक दल क्या ऐसे प्रबुद्ध युवा तैयार कर पाए हैं? कम से कम ऐसे विचार वाले महापुरुष के समकक्ष नहीं तो कुछ ही अनुकरण करने वाला प्रबुद्ध युवा होता तो कितना अच्छा होता। वैसे गुलामी की जंजीरें टूटने के बाद स्थापित लोकतंत्र का हर नागरिक प्रबुद्ध होना चाहिए, परंतु इन दलों की राजनीति में जाति विशेष को साधने के लिए कब कैसा फॉर्मूला तैयार हो जाए, इसकी कल्पना भी आम जनता नहीं कर सकती। अपने आप को सामाजिक व सांस्कृतिक दल और तो और सबसे अलग विचारधारा का दल बताने वाली भाजपा भी बसपा की बिछाई पटरी पे चल पड़ी है। जबकि भाजपा की पहली पहचान ब्राह्मणों से थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कुछ यूं हुआ कि ब्राह्मणों के उत्पीड़न की कहानी घर घर चर्चा का विषय बन गई। लगातार हवा खड़ा हुआ कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं या माफियाओं के सफाई के नाम पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले भी ऐसे कुछ आपराधिक मामले चर्चा में रहे भी थे। दिलचस्प यह है कि इस कहानी के पीछे कहीं ना कहीं सियासी कद नापने तौलने वाले कथित सियासी ब्राह्मण नेताओं का भी बड़ा खेल हो सकता है, जिन्होंने सत्ता की राजनीति के लिए एक बार फिर ब्राह्मण प्रयोग करने की तैयारी कर ली है। और यह सब जुबानी प्रयोगशाला से ही होने लगता है। इसी एक कहानी ने सुशासन का दावा करने वाली भाजपा को भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने को मजबूर कर दिया और वो चल पड़े बसपा की परिपाटी पर। फिर भाजपा और बसपा में क्या अंतर? असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति की तनातनी हमेशा धनुष बाण की तरह चलती रही है। तो सवर्ण ही इसलिए धनुष बाण है, लेकिन राजनीति की तनातनी में अक्सर ये आमने सामने हो जाते हैं। संभवतः यही असल वजह है कि भाजपा को भी लगने लगा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाए। हालांकि अभी तक भाजपा ने इसे जाति विशेष का सम्मेलन नहीं कहा, परंतु इशारा साफ है कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की काट भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। अब जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा, वैसे वैसे आभास होगा कि यह विधानसभा चुनाव जाति धर्म के खांचे में फिट होता है या फिर पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई का मसला भी मसाला बन जाएगा। असल में जनता के बजट में और सरकार के बजट में महंगाई का मुद्दा भी कभी कमजोर नहीं रहा। यहां तो प्याज की महंगाई से सरकारें बदल चुकी हैं, ऊपर से एक सिलेंडर 1000 का हो रहा है, तो मुद्दा तो बनेगा ही।
सच्चाई यह भी है कि कोई भी दल अब तक सिर्फ और सिर्फ जनहित के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की ताल नहीं ठोक पा रहा। जितना जाति गठजोड़ पर जोर आजमाइश हो रही है, वैसे तो मुद्दा प्रशासन की घूसखोरी का भी है और गांव की सरकार में कर्मचारियों की कमीशनखोरी पर कोई लगाम नहीं लगी। मुद्दे तो हैं, परंतु बसपा के 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की अपार सफलता को देखते हुए और फिर से सतीश चंद्र मिश्रा की जोर आजमाइश को देखते हुए भाजपा में बेचैनी तो छाई है, क्योंकि मामला उम्मीदवारों पर भी आकर खड़ा हो जाता है। विधानसभा चुनाव पर जनता स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार देखकर भी मतदान कर देती है, जहां मुख्य विपक्षी दल सपा भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतारते हुए जातीय समीकरण साधकर चुनाव जीतने की फिराक में है। इसलिए 2022 का यह चुनाव प्रबुद्ध सम्मेलन होने से खास बन गया, जो देश के लिए होने वाले चुनाव का फैसला भी करेगा। किंतु एक बड़ा सवाल हर दल व हर राजनेता से है कि क्या संविधान में ब्राह्मण जाति के लिए वह सम्मान है जो सम्मेलन में दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब गरीब सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के पीछे छिपा हुआ है। आखिर केंद्र की सरकार ने यह मान लिया है कि सवर्ण गरीब है या हुआ है, लेकिन यह सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए नहीं है, बल्कि सारे सवर्णों के लिए है। इसलिए मतदाता को यह समझना जरूरी है कि क्षणिक राजनीतिक सम्मान के फेर में न पड़कर हमेशा के हक और सम्मान के लिए मतदान करना चाहिए। आज बस इतना ही। कैसी लगी ये स्टोरी? कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।